हेलो एवरीवन, आज हम लोग इस वीडियो में ऐसे 5 टिप्स डिस्कस करेंगे फॉर प्लेसमेंट ऑफ टेक्निकल जॉब्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट थिंग है जो है आवर रेज्यूमे एंड लिंक्डइन प्रोफाइल इज़ आवर फर्स्ट इंप्रेशन। क्या है कि अगर आपने कोई भी काम किया है, बहुत सारे ऐसे मैंने जनरल ऑब्जर्व किया है, फिर बहुत सारे ऐसे लोगों का प्रोफाइल्स और रेज्यूमे देखा है कि जब आप लोगों को सबमिट करना होता है या कोई कंपनी की प्लेसमेंट आती है, कोई रिक्रूटमेंट आती है, तब हम लोग जाके उसका जल्दी जल्दी रेज्यूमे बनाते हैं। हम लोग अपना रेज्यूमे अपने आप मेंटेन नहीं रखते, यानी पहले से तैयार नहीं रखते हैं। जबकि रेज्यूमे का होता है कि वो हमेशा रेडी होना चाहिए कि जैसे ही कोई ओपनिंग आई, जैसे ही कोई ऑफर आया, हम लोग तुरंत उसके लिए अप्लाई कर सकें। अगर आप कोई भी ऑफर आ रहा है, कोई भी ओपनिंग आ रही है और उसके बाद आप 10 या 15 दिन के बाद अपना रेज्यूमे मेंटेन करके फिर अप्लाई कर रहे हैं, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि बहुत सारे जॉब्स में होते हैं वो क्या होते हैं कि टॉप जो कैंडिडेट्स अप्लाई किए होते हैं उनमें से ही शॉर्टलिस्टेड कर लेते हैं और बाकियों का फिर रिजेक्ट हो जाता है। तो पहली चीज़ आपको करनी है कि अपनी प्रोफाइल को हमेशा ही रेडी रखना है कि कभी भी उसको, जैसे आपने कोई भी इंटर्नशिप कंप्लीट की तुरंत उसमें ऐड कर दीजिए, आपने कोई न्यू स्किल्स सीखी आप उसमें ऐड कर दीजिए, आपने कोई नया प्रोजेक्ट किया वो उसमें ऐड कर दीजिए, आपके कोई न्यू अचीवमेंट्स है वो सारे उसमें होने चाहिए। अगर ये आप वेट करिएगा कि हाँ अगर कंपनी आएगी फिर हम अप्लाई करेंगे, तो फिर इसका कोई मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि फिर आप वो वेट करते रह जाएंगे और आपके पास कभी भी प्रॉपर एक टाइम नहीं मिलेगा कि आप उसको मेंटेन करें। तो फर्स्ट चीज़ आपको करनी है, कीप योर रेज्यूमे ऑलवेज हैंडी। जब भी आपको ज़रूरत पड़े, आपको सोचना ना पड़े कि आपको रेज्यूमे बनाना है, इट शुड बी ऑलवेज हैंडी। और आपका लिंक्डइन प्रोफाइल भी हमेशा रेडी होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे आजकल तो ये चल रहा है कि बहुत सारे रिक्रूटमेंट होते हैं वो नौकरी या लिंक्डइन प्रोफाइल से आपको डायरेक्टली शॉर्टलिस्टेड कर लेते हैं जो आपने अप्लाई किया उसके बेसिस पे। सेकेंड चीज़ करना है, आपको रेलेवेंस डिटेल ही उसमें फिल करनी है। ऐसा नहीं कि आपने कुछ भी डाल दिया, मतलब जैसे कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि आपने कोई भी स्किल्स पढ़ी उसको आपने एंटर कर दिया, कोई सा भी प्रोजेक्ट छोटा मोटा किया आपने उसको एंटर कर दिया। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको पहले ये देखना है कि आप किस पोजीशन के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं। अगर आप DSA साइड के डोमेन में जा रहे हैं तो आप कोशिश कीजिए कि आपके जो रेज्यूमे में है वो रेलेवेंट डिटेल उसी से रिलेटेड स्किल्स की हो। अगर आपने वेब डेवलपमेंट किया है तो आप वेब डेवलपमेंट लिखिए, ये नहीं कि आपने HTML CSS जावा आप सेपरेट करके लिख रहे हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपका रिज्यूमे एक रेलेवेंट डिटेल से ही होना चाहिए, क्योंकि जितना आप रेलेवेंट लिखेंगे, पॉइंट टू पॉइंट लिखेंगे, सामने वाले का इंटरेस्ट उसमें बनेगा। अगर आप अरेलेवेंट की तरफ जाइएगा तो सामने वाला थोड़ी देर फोकस करेगा, उसके पास इतना पूरा दिन नहीं है कि वो आपके पूरी रेज्यूमे को पढ़े, वो आपके कीवर्ड्स को नोटिस करेगा। तो आप जितना उसको हैंडी रखिएगा, जितना उसको रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन दीजिएगा, उतना ही आपके लिए अच्छा है। थर्ड चीज़ आपको क्या करनी है, बिल्ड अप फोकस्ड प्रोफाइल। मतलब कि आपको क्या करना है कि पॉइंट टू पॉइंट लिखना है। जैसे मैं हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया कि आपका रिज्यूमे में एक रेलेवेंट और फोकस्ड इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। जैसे कि आपने कोई प्रोजेक्ट पे काम किया है तो, या फिर आपने, जैसे हम लोग थ्रू आउट द जो बीटेक के करियर में हम लोग बहुत सारी स्किल्स पे काम करते हैं, हम लोग उसमें जावा भी सीखते हैं, C++ भी सीखते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है कि आपको सारी स्किल्स उठा के लिख देनी है। आपको जैसे आपने DSA पे काम किया तो किसी एक ही चीज़ को लेके किया होगा, तो आपको सिर्फ वो स्किल्स लिखनी है। अगर आपने डेवलपमेंट में बहुत सारे स्टैक्स पे काम किया, लेकिन कोई एक स्टैक का ऐसा होगा जो आपका एकदम स्ट्रॉन्ग पॉइंट होगा, तो आपको सिर्फ 1 या 2 ऐसे एक्सटेंशन करने हैं डेवलपमेंट फील्ड्स जिसमें आपका पकड़ बहुत अच्छा हो, बहुत अच्छे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हो, आप उसके मतलब अच्छे से इजीली काम कर सके। ऐसा नहीं कि आपने फ्लटर, रिएक्ट नेटिव, रिएक्ट.js सब कुछ लिख दिया, ऐसा नहीं करना है। आपको अपना फोकस्ड वे में आपको अपना प्रोफाइल और रेज्यूमे रेडी करना है। सेकंड चीज़ है, डोंट इग्नोर योर फंडामेंटल्स, यानी आपके जो CS के फंडामेंटल्स हैं उसको इग्नोर नहीं करना है। अगर CS फंडामेंटल्स की बात करें तो कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं, OOPS, DBMS, CN कंप्यूटर नेटवर्किंग एंड ऑपरेटिव सिस्टम। तो ये चारों आपको, मतलब उसके फंडामेंटल्स आपको क्लियर होने चाहिए। ये आपको लॉन्ग टर्म में बहुत हेल्प करेगा। क्या होता है कि अगर आपने कोई कंपनी के लिए अभी अप्लाई किया तो हो सकता है कि वो भी आपसे जो क्वेश्चंस, टेक्निकल क्वेश्चंस होते हैं वो आपके उस फील्ड से भी हो सकते हैं, या फिर बहुत सारी ऐसी कंपनीज होती है जिनका डोमेन उसी से रिलेटेड होता है। अगर आप जैसे ओरेकल टाइप की कंपनीज में अप्लाई कर रहे हैं तो वो आपसे ज़्यादा क्वेश्चन DBMS के पूछेंगे। अगर आप सिस्को टाइप की कंपनी में अप्लाई कर रहे हैं तो उनका ज़्यादा डोमेन नेटवर्किंग से है, तो आपसे वो CN के क्वेश्चन पूछेंगे। वैसे ही अगर आप VMware या ऐसी कोई कंपनी अप्लाई कर रहे हैं जिसका ऑपरेटिंग सिस्टम से वर्क ज़्यादा होता है तो वो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछेगा। तो जो आपका बेसिक है CN फंडामेंटल्स वो अच्छे से क्लियर होना चाहिए। आपको एक मेंटली प्रिपेयर्ड रखना है अपने आप को कि अगर कोई भी इससे क्वेश्चन पूछेगा तो आप ये सोचिए नहीं कि आपने वो पढ़ा था लेकिन आप भूल गए, आपको उसको टाइम देना है। आपके CS फंडामेंटल्स एकदम क्लियर होने चाहिए। थर्ड है, आपको यूज़ करना है T अप्रोच। मतलब जो आपका स्ट्रॉन्ग एक स्ट्रॉन्ग फील्ड होता है और एक वीक फील्ड होता है। तो आपको क्या करना है कि आपको फोकस करना है, आपको फोकस उस चीज़ों पे करना है जो आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड है। लाइक अगर आपका DSA स्ट्रॉन्ग है और डेवलपमेंट वीक है तो आपको उस
कंपनीज को टारगेट करनी है जो डीएसए पे फोकस करती हैं। तो आपके लिए क्या होगा कि अगर आपका डेवलपमेंट थोड़ा वीक भी है और डीएसए बहुत स्ट्रॉन्ग है, लाइक जैसे अमेजोन, माइक्रोसॉफ्ट, ये सारी कंपनीज होती है जिनको स्ट्रॉन्ग डीएसए चाहिए, लेकिन डेवलपमेंट अगर आपका थोड़ा वीक भी है तो वो उसको इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि उनको चाहिए कि आपका डीएसए बहुत स्ट्रॉन्ग हो। तो आप उन टाइप की कंपनीज में अप्लाई करें। और अगर आपका डेवलपमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है और डीएसए आपका वीक है, तो जैसे टीसीएस, इन्फोसिस, इन कंपनीज का क्या होता है कि इनको चाहिए होता है डीएसए, लेकिन उनका डीएसए उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता। अगर आपका डीएसए बेसिक अच्छा है, बस आपका मतलब आप मीडियम टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं, तो भी आप इन टाइप की कंपनीज में इजीली सेलेक्ट हो सकते हैं। तो आपको पहली चीज़ यही करनी है कि आपको देखना है कि आप किस में स्ट्रॉन्ग है, डीएसए आपका स्ट्रॉन्ग है या डेवलपमेंट आपका स्ट्रॉन्ग है। अगर आपका डीएसए स्ट्रॉन्ग है तो आपको डीएसए वाले पे फोकस करना है, डेवलपमेंट पे नहीं है। और अगर आपका डेवलपमेंट फोकस स्ट्रॉन्ग है तो आपको उन कंपनीज को टारगेट करना है जिसको डेवलपमेंट की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है डीएसए के कंपैरिजन में। फिफ्थ चीज़ आपको करनी है कि रिसर्च कंपनीज, मतलब जिस कंपनीज में आप अप्लाई करने जा रहे हैं तो आपको उसके बारे में सब पता होना चाहिए। मतलब कि आपको उसके बारे में उसकी स्किल्स पता होना चाहिए कि किस स्किल्स के लिए वो हायरिंग करने आ रही है। आपको पता होना चाहिए कि उसका डोमेन एरिया क्या है, उसका रिसर्च ब्रेकडाउन्स क्या हैं और इंटरव्यू ब्रेकडाउन्स क्या है। मतलब बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि वो कितने राउंड्स की इंटरव्यू ले रही है, क्या उनका क्राइटेरिया है, कैसे आपको मतलब क्या वो उनका शॉर्ट लिस्टिंग का प्रोसेस है और कितने राउंड्स की इंटरव्यूज होते हैं। ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपके उन कंपनीज के बारे में पता होना चाहिए। और बेसिक इन्फॉर्मेशन भी होना चाहिए, लाइक वो कंपनी का मतलब डोमेन क्या है, कब स्टार्ट हुई, फाउंडर के बारे में थोड़ी बेसिक आइडिया, और किस टाइप की हायरिंग करने आई है, उन सब के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि आपको कैसे पता चलेगा कि आप उनको उन कंपनीज की रिक्वायरमेंट क्या है। और आप जैसे जो कंपनी आ रही है आपको उसी के अकॉर्डिंग आपको अपना प्रोफाइल भी मेंटेन करना है। अब आप सोच रहे होंगे कि जितनी कंपनी आ रही है क्या हमको सारी कंपनीज के बारे में पढ़ना है। तो हाँ, अगर आपने सारी कंपनीज में अप्लाई करने का सोच रहे हैं और वो या फिर आप शॉर्टलिस्टेड हो रहे हैं उनके इंटरव्यूज़ के लिए, तो जिस कंपनी के लिए आप शॉर्टलिस्टेड हो रहे हैं तो आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। अब क्या है कि मान लीजिए आपने डीएसए के लिए अप्लाई किया, अब वो आपको पता होना चाहिए कि वो कंपनी डीएसए की है कि डेवलपमेंट की है। अगर वो कंपनी डीएसए की है तो आपकी जो रेज्यूमे है उससे रिलेटेड होनी चाहिए। आपको उसके डोमेन वगैरह से रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट वगैरह को ऐड करिएगा तो ज़्यादा इफेक्टिव होगा उनको, क्योंकि उनको पता रहेगा कि वो आप उनके लिए क्या अच्छे से कर सकते हैं। मतलब जैसे कि और आपको क्या करना है कि आपको सिर्फ अपने प्रोजेक्ट पे फोकस नहीं करना है, आपको रिसर्च करना है कि उनकी प्रॉब्लम्स एरिया क्या है, क्या किस एरिया में वो अपने रिसर्च कर रहे हैं। या फिर आपको मतलब अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि आपको कैसे करना है, तो जो जेडीज होती हैं, जो जॉब डिस्क्रिप्शंस आती हैं, आप उससे आइडिया ले सकते हैं कि किस प्रोफाइल के लिए वो आए हैं। या फिर आप क्या कर सकते हैं, जिस प्रोफाइल के लिए वो आए हैं आप लिंक्डइन पे जाके अपने सीनियर्स, उसी कंपनी के सीनियर से कांटेक्ट कर सकते हैं जिनका, या फिर आप उनका प्रोफाइल चेक कर सकते हैं कि क्या क्या उन्होंने स्किल्स में ऐड कर रखी हैं, क्योंकि वही स्किल्स आपके लिए भी रिक्वायर्ड होंगे अगर वो पहले से उसमें काम कर रहे हैं। तो थर्ड चीज़ आपको क्या करनी है कि आपको क्या करना है कि उस कंपनीज की बेसिक डिटेल्स निकालनी है और उन सारी डिटेल्स को अच्छे से गो थ्रू करना है, ताकि आपको एक आइडिया रहे कि वो कंपनी काम कर रही है या नहीं कर रही है। मतलब आपके लिए वो कंपनी काम करेगी या नहीं करेगी, आप उसके लिए एलिजिबल हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। तो बेसिक आइडिया आपको होना चाहिए। तो फिफ्थ चीज़ है कि कॉन्फिडेंस एंड कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, जो कि आपको लॉन्ग टर्म में हेल्प करने वाली है। क्योंकि अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं है तो आप अपने व्यू को एक्सप्रेस नहीं कर पाइएगा। और अगर आप कम्युनिकेशन के स्किल्स की बात करें तो अगर आप कोई स्टार्टअप की बात कर रहे हैं या फिर कोई जो सर्विस बेस्ड कंपनी की बात कर रहे हैं या प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी की बात करें, किसी भी कंपनी की बात कर रहे हैं, तो वो पहली चीज़ जो आपको देखती है कम्युनिकेशन में है वो आपका कॉन्फिडेंस लेवल देखती है, आपकी इंग्लिश देखती है। क्योंकि अगर ये जो कंपनीज होती है, ये सारी कंपनीज बहुत सारी फ्रेंचाइजीज होती हैं या फिर बहुत सारी मतलब कंट्रीज में भी होती हैं, तो आपके साथ जो क्लाइंट इंटरेक्शंस वगैरह बहुत सारे होते हैं, तो इसके लिए आपकी इंग्लिश कम्युनिकेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो पहला चीज़ जो है आपको इंग्लिश कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। और उसके आप इंप्रूव करने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ उसकी कम्युनिकेशन कर सकते हैं, इंग्लिश नॉवेल्स देख सकते हैं, इंग्लिश बुक पढ़ सकते हैं, या तो सबसे बेस्ट रहेगा कि आप मॉक इंटरव्यूज़ की प्रैक्टिस करें। उससे दो बेनिफिट होगा कि एक तो आपका इंटरव्यू की प्रॉपर तैयारी हो जाएगी, और दूसरा बेनिफिट ये है कि आपको क्वेश्चन किस टाइप के किस लेवल के आएंगे आप उसका अभी आइडिया लग जाएगा। तो आप चैट जीपीटी से भी जाके अपने जो मॉक इंटरव्यूज़ वगैरह है उसकी तैयारी कर सकते हैं। तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा कि आप किसी भी इंटरव्यू देने से पहले एक बार उस कंपनी के लेवल की मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस कर लें, तो उससे आपको एक कंसिस्टेंसी भी बनेगी और आपकी कम्युनिकेशन में भी आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।